नमस्कार। मेरा नाम सुशील गर्ग है और मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। लगभग लास्ट ईयर की बात है। डेंगू के मच्छर के काटने के कारण जो डेंगू हो जाता है वो उसमें किस तरीके के बेनिफिट हैं इसके, क्योंकि ये मैंने अपने घर में लिया हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैंने हीली से लिया है और हीली के ब्लू ऐप से लिया है। नॉर्मली पिंक ऐप को, क्योंकि फिजिकल बॉडी से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। लेकिन ब्लू ऐप, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा पावरफुल होता है और मैंने ब्लू ऐप के इस्तेमाल से उस डेंगू में डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा ठीक किया था। तो ये बहुत अद्भुत था। उसमें मैंने दो चीज़ें करनी है और दो चीज़ें नहीं करनी है। क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। मैं उस समय डिस्टेंस में था, मतलब मैं जोधपुर में था और मेरा बेटा जो था वो इंदौर में था। इंदौर में, क्योंकि मेरे बेटे की मैंने एनर्जी बॉडी को रिकॉर्ड कर रखा है, तो जहाँ पे भी है मैं डिस्टेंस से हील कर सकता हूँ उसको। तो फैमिली के सारे लोगों की आपके पास एनर्जी बॉडी रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, जो डिस्टेंस हीलिंग में बहुत काम आती है। रिकॉर्ड करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम इतनी परफेक्टली नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने का सही तरीका है जब भी आप सो के उठें या ब्रह्म मुहूर्त में, या आपका मन जब शांत हो, तो उस समय अपने को पीनियल ग्लैंड में, मतलब अपने जिनकी एनर्जी बॉडी को रिकॉर्ड करना है उसकी या तो फोटोग्राफ या उसको ध्यान करके आप अपने राइट हैंड में इस डिवाइस को रख के कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है कि जो जो जिसकी रिकॉर्ड करना है उसके हाथ में भी रख के किया जा सकता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आप खुद कर रहे होते हो, उसको आपको मालूम होता है कि क्योंकि आप प्रोफेशनली इससे जुड़े हुए हो, तो उसको बहुत अच्छे से इंटेंशन के साथ कर सकते हैं। जब ध्यान करते हैं तो उस समय केवल कुछ ही सेकंड्स में, 8-10 सेकंड्स में एनर्जी बॉडी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको हील करते हैं। जब मेरे पास ये चैलेंज आया, मुझे घर से फ़ोन आया और बताया गया कि प्लेटलेट्स बहुत गिरी हुई हैं और उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, यानी 40-50 हज़ार प्लेटलेट्स हो जाना तो बहुत बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। इसको प्लेटलेट्स को बढ़ाने का तरीका ये है कि कुछ समय लगता है, कुछ वक्त लगता है, और वो नेचुरली होता है। लेकिन नेचुरली को तेज़ी से करने के लिए क्या तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। दो चीज़ें जो करनी है और जो दो चीज़ें नहीं करनी है। जो नहीं करनी है वो पहले सुने, कि बच्चों को कभी भी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन या बाकी कोई चीज़ें ना दें, जो कि उसका, क्योंकि कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई मेडिसिन देते हैं तो आप बॉडी में टॉक्सिस देते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको उसको शरीर को लड़ने में वक्त लगता है, समय लगता है और एनर्जी लगती है। दूसरी चीज़ है कि डॉक्टर्स के पास, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है, और हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाएं और खुद इसको हील करने की कोशिश करें। कैसे? क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर किया हुआ है, अपने बच्चे के ऊपर किया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए ये बोल रहा हूँ तो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये। जब हम ये दो चीज़ें नहीं करनी, और जो 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 करनी है वो ये है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे या कहीं भी लेके जाएंगे तो एनर्जी लॉस होती है, बॉडी को मूव करना पड़ेगा। जितना उसको रेस्ट करा सकते हो उतना रेस्ट कराइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट कराना, और दूसरा है हाइड्रेशन के लेवल को बढ़ाना। जब हम हाइड्रेशन के लेवल, जब उसको रेस्ट करा रहे होते हैं तो मुंह सूखता है इस टाइम पे, तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहे, पानी पिलाएं, और उससे ज़्यादा बातें ना करें, उसको रेस्ट करने को दें। जितना ज़्यादा वो रेस्ट करेगा उतना अच्छा है। और बहुत ज़्यादा एक साथ पानी भी ना पिलाएं, क्योंकि उसके लिए यूरिन के लिए क्योंकि बार बार उठना पड़ेगा, तो उसको जितना कम पानी पिलाएंगे लेकिन कंटिन्यूस पिलाएं, जिसमें हाइड्रेशन बढ़े, उसके जो सेल पोटेंशियल तक पानी पहुंचे। स्टमक तक पहुंचाना उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि स्टमक तक पहुंचाएंगे तो फिर वो यूरिनल ट्रैक से निकल के वो बाहर यूरिन से वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हमको बहुत स्लो पानी पिलाना है। जब भी आप हीली का उपयोग करें, पानी धीरे धीरे पिए, बिल्कुल घूट घूट करके और बहुत स्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं या बता नहीं पाते, पर ये करना चाहिए। पिछले 2 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो यही किया है कि जब भी यूज़ करें पानी का इस्तेमाल सही तरीके से कराएं और बहुत स्लो कराएं। जितना स्लो पानी पिएंगे उतना अच्छा है। वैसे आयुर्वेद में भी कहा है पानी को चबा चबा के पिएं। तो चबा चबा के मतलब चू करना नहीं होता, चबा चबा के मतलब बहुत धीमे धीमे पिएं। और इसके बाद
इसका इसका जो ये मुझे मालूम नहीं था कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक वीडियो मिला, क्योंकि हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ये क्वांटम की दुनिया में बड़ा ही विचित्र चीज़ है और बड़ी अद्भुत और बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ था और मैं पिछले 2 साल से हीली में सभी को इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे कैसे हो सकते हैं वो दिला रहा हूँ। तो जब मैंने बच्चे को भी ये किया अपने, तो उसको इम्प्रूवमेंट मिला। सेकेंड डे ही वॉज क्वाइट बेटर और थर्ड डे वो स्कूल चला गया था। जब डेंगू मच्छर ने उसको काटा था तो उसके 2 फ्रेंड्स और भी थे साथ में, और वो तीनों को डेंगू हुआ था। 3 में से मेरा बेटा तो थर्ड डे पहुंच गया था स्कूल, बाकी के 2 बच्चे लगभग 3-4 महीने तक नहीं पहुंच पाए। उसमें से एक बच्चा तो आईसीयू में एडमिट भी था। तो हमको समझना पड़ेगा कि बॉडी को हमको कभी भी स्ट्रेस या ऐसे माहौल में इवन पेशेंट को बार बार पूछना भी नहीं चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा लग रहा है, बुखार है कि नहीं, ये है कि नहीं। जितना उसको कम क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा। उसको बस केवल रिलैक्स करने दीजिए और हाइड्रेट रखिए, और थोड़ा सा मेडिसिन अवॉइड करिए उस समय, क्योंकि टॉक्सिस होते हैं मेडिसिन में। और अब जो डॉक्टर साहब का मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो इसका साइंटिफिक तरीका है जो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है। आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, और ये है उनका वीडियो। थैंक यू। देखिए, अगर आप एक दिन लेते हैं संडे, और फॉर एग्जांपल संडे को किसी को भी डेंगू का बुखार होता है, तो संडे में अगर आप 6 दिन ऐड करें तो कौन सा दिन बन जाएगा? सैटरडे। इसी तरह अब आप एग्जांपल लें कि एक बड़ा सारा प्याला है और उसमें आप पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन उस प्याले में क्योंकि कुछ सुराख हुए हुए हैं तो वो सारा पानी आपका बाहर चला जाता है, उसमें से कुछ पानी। तो डेंगू बुखार में भी यही होता है। ये डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है, ये एक वायरस कॉज करता है, जिसमें आपकी जो खून की नालियां हैं उसमें छोटे 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 सुराख होना शुरू हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाते हैं आपकी खून की नालियों में, तो इनमें से सबसे पहले जो चीज बाहर आना शुरू होती है वो खून का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो वो क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो क्योंकि प्लेटलेट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पहले दिन आपके 170 प्लेटलेट्स हैं, तो दूसरे दिन जब डेंगू बुखार आपको होना शुरू होगा तो दूसरे दिन हो सकता है आपके 150 रह जाए, तीसरे दिन हो सकता है आपके 100 रह जाए, उसके बाद चौथे दिन 75 रह जाए, उसके बाद 5वें दिन 50 रह जाए। लेकिन जब छठा दिन आएगा तो ये आपके प्लेटलेट्स छठे दिन के बाद, डेंगू क्योंकि वायरल डिजीज है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। ये सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। तो छठे दिन के बाद दोबारा आपके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि लोग इस दौरान कोई पत्ते खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है, टोटके कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद ये पत्ते खाने से या इन टोटकों से ये प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। डेंगू के बुखार होने के छठे दिन वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ पेशेंट माइल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, अगर खून की नाली में सुराख हो रहे हैं छोटे छोटे, और सबसे खून का छोटा कुलिया जो सा था प्लेटलेट्स, वो तो बाहर आ गया, साथ क्या चीज बाहर आना शुरू हो जाएगी? साथ आपकी बाहर आना शुरू हो जाएगी वाटर या पानी। अब लोग क्या करते हैं कि लोग अपना तमाम फोकस रख देते हैं प्लेटलेट्स पे, जबकि असल जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वाटर पे, क्योंकि ये सबसे डेंजरस चीज है। देखिए, अगर आपके प्लेटलेट्स खून में कम हो भी जाए ना, तो इससे कोई फर्क इस तरह नहीं पड़ रहा होगा कि आपके जिस्म पूरे में कहीं पे भी खून नहीं निकल रहा, तो ये इनकी कमी आपको कोई किसी तरह तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका पानी, क्योंकि वो जब बाहर आना शुरू होगा और आप डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे, तो अब क्या होगा कि आपके पूरे जिस्म में छोटे छोटे अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और अब क्योंकि वो अल्सर्स बनेंगे तो तब प्लेटलेट्स कम होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। अब इसके बाद जो अगला चीज जो हमें समझनी चाहिए इसमें, वो ये है कि देखिए, अगर एक खून की नाली है और उसमें से प्लेटलेट्स बाहर आ रहे हैं और पानी बाहर आ रहा है, तो इसको हम किस तरह मॉनिटर करेंगे? प्लेटलेट्स का तो आपको पता है कि आप सिंपल उसमें ब्लड सीपी करा लेंगे, लेकिन जो आपका पानी बाहर आ रहा है इसको आप किस तरह मॉनिटर करेंगे? इसमें सबसे पहले आप उसका ब्लड प्रेशर देखते रहेंगे पेशेंट का, कि वो तो नहीं, उसमें तो नहीं फ्लक्चुएशंस आ रही, वो एक स्टेट ऑफ शॉक में तो नहीं जा रहा।
फिर आप साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे पेशेंट पे कि पेशेंट किसी तरह साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा। इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस इज यूरिनेशन, कि अगर पेशेंट पेशाब करता रह रहा है तो तब इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी ठीक है, वो अभी तक उस तरह डिहाइड्रेट नहीं हुई। डेंजर साइन तब होगा कि अगर उसकी यूरिनेशन उसको आना बंद हो जाए या उसका कलर जो सा है वो बहुत डार्क हो जाए, और खास तौर पे अगर वो बंद हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन होगा। फिर हम पल्स प्रेशर को भी देखते हैं, ये भी अगर डिहाइड्रेशन में पेशेंट जा रहा होगा तो ये भी उसकी खराब होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ हम वाटर को कि वो जो बाहर एस्केप कर रही है उसको देखने के लिए कि वो किन किन कंपार्टमेंट्स में जा रही है, तो हम अल्ट्रासाउंड भी उस पेशेंट के कराते जाएंगे। अब डेंगू का एक ही टेस्ट है जो डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट है, DS1 जिसे आप कहते हैं, ये अब पहले दिन से डेंगू के पॉजिटिव हो जाता है, और यही सबसे यूजफुल टेस्ट है क्योंकि बाकी तमाम टेस्ट डेंगू होने के कुछ अर्से बाद पॉजिटिव होते हैं। अब आपने करना क्या है, देखिए हम आपने घबराना इसमें इस तरह नहीं है कि आप सिंपली आप फोकस करेंगे आप पेशेंट को किस तरह मैक्सिमम रिहाइड्रेट कर सकते हैं और किस तरह आप उसको डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे तो उसको अल्सर नहीं बनेंगे तो उसके ब्लीडिंग पॉइंट्स नहीं होना शुरू हो जाएंगे, और अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाएगी पूरे बॉडी में, तब ये जो प्लेटलेट्स कम हो भी रहे हैं इससे कुछ मसला नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेंगू क्यों होता है और क्यों, और फिर आप ये भी देखें कि ये छठे दिन आपके डेंगू बुखार खुद ब खुद जब आपको हुआ उसके छठे दिन ये खुद ब खुद ये बेहतरी की तरफ पेशेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डेंगू के खिलाफ काम करे। हमने बस सिर्फ पेशेंट का जो वाटर लेवल है, जो उसकी हाइड्रेशन लेवल है, उसको मॉनिटर करते रहना है कि वो उसका कंप्लीटली ठीक रहे। अभी जैसे हम लोगों ने डॉक्टर साहब को सुना तो ये बहुत क्लियर है कि मैंने तो खैर प्रैक्टिकली करके देखा कि हमको किस तरीके से हाइड्रेट रहना चाहिए, किस तरीके से एनर्जी को सेव करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी यही सेम चीज़ें बोली, लगभग सेम चीज़ें थी। तो क्योंकि हम लोग इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं और लोगों को इसका फ़ायदा दे रहे हैं, तो हम लोग एक एक पेशेंट को जब मिलते हैं या जब वो घर पे अपने हीली खरीद लेता है और सुबह शाम प्रोग्राम ले रहा होता है, तो ये हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ फीडबैक देता है। तो हमने तो इसमें अपने मतलब बड़ी से बड़ी क्रॉनिकल डिसीज़ है या कोई एक्यूट डिसीज़ है या कुछ सिम्टम्स हैं, डिसीज़ एक्चुअली होती क्या है, सिम्टम्स जब डिसबैलेंसेस हो जाते हैं बॉडी के तो उसको डिसीज़ कहते हैं। तो ये किसी डिसीज़ में नहीं काम करती है, ये उनके सिम्टम्स में, उनके कारणों में काम करती है कि डिसीज़ हुआ क्यों। तो डेंगू के मच्छर का काटने का रीज़न तो सीधा है कि मच्छर ने काटा, डेंगू के कारण प्लेटलेट्स गिर गए। प्लेटलेट्स क्यों गिरे? क्योंकि प्लेटलेट्स खून से बाहर निकले। अब ऐसे किसी भी डिसबैलेंस में, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, किसी चीज़ में जो डिसबैलेंसेस होते हैं उसको बैलेंस किया जा सकता है। मेरे आपने वीडियो देखे होंगे जो कैंसर होता है उसका भी कारण क्या है, कि सेल पोटेंशियल क्यों लो होता है, कैसे लो होता है, उसको वापस हम कैसे ला सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि 4th स्टेज कैंसर है, अब तो बहुत मुश्किल है, पर हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4th स्टेज के कैंसर से भी वापस आए, केवल और केवल हाइड्रेशन के लेवल को बढ़ा के और वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से अपने शरीर को उन्होंने बैलेंस किया है। क्योंकि ये जो डिवाइस है ये AI बेस्ड है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि और भी कई टेक्नोलॉजी आई थी पहले, ये वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमको समझना चाहिए, इस समय जो ये टेक्नोलॉजी, ये वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी की तो पहले भी कई डिवाइसेज आई हैं, लेकिन ये IMF बेसिस है। IMF का मतलब होता है इंडिविजुअली माइक्रो करंट फ्रिक्वेंसीज। आपको आपके हिसाब से, मुझे मेरे हिसाब से, किसी और को उसके हिसाब से, क्योंकि दुनिया में कोई भी दो शरीर एक जैसे नहीं है। तो कैसे आप कोई चीज़ को फिक्स कर सकते हो, कैसे आप कोई मेडिसिन को फिक्स कर सकते हो। तो ये इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पहली डिवाइस है जो क्वांटम साइंस का प्रोडक्ट है, और इसके पीछे 3 साइंटिस्ट ने अपना जीवन लगा दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे बड़ी थ्योरी लिखी थी क्वांटम के ऊपर, उसके बाद बरहम हेन्स ने, उसके बाद जो मिस्टर मार्कस मीके हैं जो इनके बरहम हेन्स के जो असिस्टेंट थे, उन्होंने, ये 3 साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तब कहीं ये प्रोडक्ट बन पाया है। और वो भी IMF बेसिस, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। हर किसी डिसबैलेंस के, बॉडी, माइंड और सोल के कोई भी लेवल का डिसबैलेंस है उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि ये, कई लोग इसको बहुत महंगा बोलते हैं, ये महंगा नहीं है, ये कीमती है। महंगे और कीमती में बहुत फ़र्क होता है,
और ये फर्क ही लोगों को समझ में नहीं आता। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने लंग्स, किडनी, लिवर या किसी भी तरह के कोई जब डिसबैलेंसेस होते हैं, लेकिन ये उस सिचुएशन में ना पहुंचे उसके लिए ज़रूरी है। तो ये बीमारों का डिवाइस नहीं है, ये हेल्दी रहने का डिवाइस है। तो ये घर में एक ज़रूर होना चाहिए। प्रोफेशनल वर्जन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी आपका पॉकेट साइज अलाउ करता है उससे आना चाहिए। जब फ़ायदे मिलने लगे तो उसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए और हीली अपने घर में लाइए। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। थैंक यू।